हेलो एंड वेलकम टू द ANTS सॉल्यूशन सीरीज। माय नेम इज़ धैर्य सारस्वत एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के सॉल्यूशंस फॉर CPT1। सो लेट्स गेट टू इट। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज इट्स if the potential difference is V, electric current is I and permittivity of a medium is given as epsilon naught, permeability is mu naught and the speed of light is given as c। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस इनमें से कौन कौन सी हैं ये आपको चेक करना है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस की अगर आप बात करें तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों के ही आपको डायमेंशंस पता होंगे। जनरली आप इसको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाले तरीके से भी फाइनली बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये आपकी एनर्जी डेंसिटी बनेगी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट ये आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बनती है। अगेन एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है। तो इनको यूज़ करते हुए आप एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आप इन सभी में देखें तो आई और वी इनका कहीं ना कहीं रेशो निकल के आ रहा है। तो वी अपॉन आई को आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं और रेजिस्टेंस को फिर आप फर्दर आराम से थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, इसको आपको एक एक को ट्राई कर करके देखना पड़ेगा विच इज़ करेक्ट विच इज़ नॉट करेक्ट। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 these will come out to be the correct ones, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाला करेक्ट है। सो योर करेक्ट ऑप्शन will come out to be ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A is the correct answer। Okay, question number 2, the pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 and 100 respectively। तो इस इंफॉर्मेशन से आप लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट विल कम आउट टू बी 0.5 mm ओवर 100 डिविजन्स। जितने नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं उससे आप उसको डिवाइड कर दें तो ये आएगा 0.005 मिलीमीटर्स। क्वेश्चन में आपको बोला गया है व्हेन द गेज इज फुल्ली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट्स द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन। यानी अगर ये आपकी रेफरेंस लाइन है तो जीरो उससे 3 डिविजन्स नीचे लाई कर रहा है। 3 डिविजन जीरो नीचे लाई कर रहा है, मतलब दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो उसकी ऑलरेडी 3 रीडिंग आ चुकी है सर्कुलर स्केल की। अब अगर उसको रोटेट किया जाएगा तो 3 डिविजन्स आपको फाइनल रीडिंग में से माइनस करने पड़ेंगे, वो एक्स्ट्रा रीडिंग ऑलरेडी चल चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो 48 सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकल के आती है। अगर 48 सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ रही है तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? दिस मस्ट हैव डिस्प्लेस बाय ओनली 45 डिविजन्स। तो आपको 45 डिविजन्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। आप चाहें तो इससे जीरो एरर कैलकुलेट करके उसको पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर मानते हुए उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज पॉजिटिव जीरो एरर। आपको उसको फाइनल एरर में से, फाइनल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा। मेन स्केल रीडिंग के लिए आपको बताया गया है कि ये 5.5 mm है। दिस इज योर मेन स्केल रीडिंग प्लस 48 डिविजन्स चला है लेकिन 3 डिवीजन वो ऑलरेडी चल चुका था। तो ये आएगा 48 माइनस 3 into the least count। the least count is 0.005 mm। सब कुछ mm में ही चल रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो this will come out to be 5.725 millimeters। 5.75 millimeters will be the answer। Option number B is the correct answer। Question number 3, two forces P and Q of magnitude 2f and 3f respectively are at an angle theta with each other। If the force Q is doubled, their resultant also gets doubled, then the angle theta is। एक फोर्स आपको दी गई है 3f, दूसरी फोर्स कोई दी गई है 2f, इनके बीच में कोई एंगल था थीटा। इसमें से Q फोर्स को, Q फोर्स यानी 3f वाली फोर्स जो है इसको डबल कर दिया गया। इसको डबल कर दिया गया तो जो रिजल्टेंट आया दैट ऑल्सो गॉट डबल्ड। तो इट इज़ अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इक्वेशन है। दोनों रिजल्टेंट्स को आपको बस कंपेयर करना है। इसका रिजल्टेंट अगर बीच में से मान लीजिए कुछ आया r, तो दूसरे वाले का रिजल्टेंट 6f और ये कुछ रहा होगा 2f। अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बेसिकली मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ डबल किया जा रहा है तो थीटा वगैरह चेंज नहीं होगा, एंगल फिर से थीटा ही निकल के आएगा। इसका जो रिजल्टेंट निकल के आया है r डैश, दैट इज ट्वाइस ऑफ r, दैट इज ट्वाइस ऑफ r। तो इसी को आपको यूज़ करना है, इसी रिलेशन को आपको यूज़ करना है कि r डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r। r डैश की अगर आप वैल्यू लिखेंगे, r डैश को मैं लिख सकता हूँ नया वाला वेक्टर दैट इज 6f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6f इंटू 2f इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्योंकि रिजल्टेंट ट्वाइस हो चुका है, ट्वाइस ऑफ
दिस वेक्टर का रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा 3f का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3f इंटू 2f इंटू कॉस थीटा। तो ये नए वेक्टर का रिजल्टेंट, ये पुराने वेक्टर का रिजल्टेंट उसका डबल है। इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, एफ स्क्वायर तो सीधे सीधे कैंसिल आउट होता हुआ दिख ही रहा है। यहाँ से कैलकुलेट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से निकल के आएगा -1/2 एंड थीटा विल कम आउट टू बी 120 डिग्रीज। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। Next, a ball is thrown upwards with an initial velocity v0 from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by a drag force equal to m omega v square, where m is the mass of ball, velocity है और gamma is some constant. The time taken by the ball to rise to a maximum height is, देखिए ये almost drag force जैसी कुछ बात कर रहा है और velocity के proportional वो drag force दी गई है, velocity के square के proportional दी गई है। तो देखिए हुआ क्या होगा, जैसे ही इस m मास की बॉल को आपने ऊपर की तरफ किसी इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो जब ये हवा में जाएगी तो इसके ऊपर देखिए mg फोर्स तो लग ही रहा है। अपवर्ड मोशन में ड्रैग फोर्स जो भी लगता है वो वेलोसिटी अपवर्ड है तो ड्रैग फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा, मोशन के अपवर्ड्स लगता है, मोशन के ऑपोजिट लगता है तो मोशन के ऑपोजिट अगर लगा तो दिस विल बी m ओमेगा v स्क्वायर। m ओमेगा v स्क्वायर के हिसाब से इसकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उसको आप लिखने के लिए फोर्सेस को पहले लिखिए, तो mg फोर्स लगा नीचे प्लस m ओमेगा v स्क्वायर, ये भी फोर्स लगा नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ नीचे आया होगा। ये एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं m इंटू ए के बराबर, एंड दिस एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज m dv/dt। सब तरफ से मास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में एक वेलोसिटी और इन टर्म्स में आपके पास में एक रिलेशन निकल के आएगा। तो dt को आप एक साइड ले जाइए, dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, मुझे देखिए मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मुझे मान लीजिए दे रखी है कुछ v, t इक्वल टू या वेलोसिटी मुझे दे रखी है v0। किसी टाइम t के बाद ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा। जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो वेलोसिटी आप जानते हैं कि 0 हो जाती है। बस आपको इसी को इंटीग्रेट करना है, ये आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म बन रहा है। तो t इज इक्वल्स टू ये 1/a tan इनवर्स x/a वाला फॉर्म बन रहा है, तो दिस इज 1/a। 1/a को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। a की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर निकल के आ रही है √g गामा, ऐसी कुछ निकल के आएगी। √g गामा के हिसाब से इस पूरे में से एक्सप्रेशन में से अगर गामा निकाल लें तो ये √g इंटू गामा tan इनवर्स x/a, x हमारा बन रहा है v, तो ये बन जाएगा v0 डिवाइडेड बाय a बन जाएगा फिर से √g। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन पूरा आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, लिमिट अच्छे से पुट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. A plane is inclined at an angle alpha equals to 30 degree with respect to the horizontal. A particle is projected with speed 2 meters per second from the base और उसको ऐसे 15 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है with respect to the plane as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is close to. देखिए ये ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल करता हुआ इंक्लाइन प्लेन पर यहाँ पर जाकर टकराया होगा। तो मुझसे यही पूछा गया है कि बेस से ये डिस्टेंस कितना आया होगा जहां पर पार्टिकल ने हिट किया है। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस जरूर बोला है लेकिन डिस्टेंस पाथ का नहीं बोला गया है। डिस्टेंस बोला गया है जहां पर ये जाकर स्ट्राइक करेगा, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस ही वो आपसे पूछ रहा है। तो दिस बिकम्स अ केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्शन। इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्शन में आप क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्शन में अब बस आपको एक्सिस शिफ्ट कर देनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं फॉर्मूला याद है तो आप इसको यूजुअल तरीके से भी कर सकते हैं कि यू स्पीड से 15 डिग्री एंगल पे ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया गया है। तो अब की बार जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है मैं उसे शिफ्ट कर दूंगा। ये हो गई मेरी एक्स डैश एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई डैश एक्सिस। तो एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश में आप अलग अलग एनालिसिस करें। एक्स डैश वाई डैश में आप अलग अलग एनालिसिस करेंगे तो एक्स डैश में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ यू कॉस 15 डिग्री, कॉस थीटा लिखते हुए चल रहा हूँ मैं अभी,
उसी तरह वाई डैश में ये निकल के आएगा यू साइन थीटा। और एक्सेलरेशन की आप बात करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल भी 15 डिग्री आएगा, सॉरी नॉट 15, ये 15 है तो ये वाला एंगल आपका 75 बनेगा, ये 75 बनेगा तो ये 75 बनेगा। तो बेसिकली आपके पास में इधर की तरफ एंगल, ये जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, दिस इज जी कॉस 15 एंड दिस इज जी साइन 15, नॉट कॉस 15 साइन 15, दिस इज इंक्लाइन प्लेन का एंगल। इंक्लाइन प्लेन का एंगल देखिए आपको दिया गया है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अगर ये एंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के हिसाब से ये आ जाएगा जी कॉस 30 एंड दिस विल बी जी साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, ये निकल के आ रहा है माइनस ऑफ जी साइन 30 एंड दिस इज माइनस ऑफ जी कॉस 30। तो यूजुअल तरीके से जैसे हम करते थे कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 कर दीजिए तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। उसी टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये 0 कर लीजिए, यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 0.2 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। ऐसा अगर आप ना करना चाहें तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट या डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आर डैश जो निकल के आता है, आर डैश निकल के आएगा आपको जहाँ जहाँ पर कॉस थीटा है वो तो वही चलने दीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी जहाँ पर है वहाँ पर जी की जगह जी कॉस अल्फा को रख दीजिए। बस इतना ही फ़र्क निकल के आएगा फॉर्मूले के अंदर, जी की जगह जी कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस थीटा में ये 15 डिग्री वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। उससे आप अगर आंसर निकालेंगे तो भी ये 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो एनी विच वे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ पैराबोला y इक्वल टू kx स्क्वायर, जहाँ पर y एक्सिस वर्टिकल है, with a bead of mass m on it. The bead can slide on the wire without friction. It stays at the lowest point of the parabola when the wire is at rest. तो आपको ऐसा कुछ सिचुएशन दी गई है कि ऐसा कुछ एक पैराबोला है, उसमें ये वाली एक्सिस x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस एंड y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर है तो इनिशियली बीड यहाँ पर है, जब पार्टिकल ये पूरा का पूरा वायर फ्रेम रेस्ट पर था, उसका कुछ मास दिया गया है m। द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू x एक्सिस, इधर की तरफ उसका एक्सेलरेशन बढ़ाया गया। ये पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो म्यू इज इक्वल्स टू 0। द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम द y एक्सिस ऑफ द बीड, y एक्सिस से आपका डिस्टेंस पूछा गया है नई इक्विलिब्रियम पोजीशन का। नई इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी यहाँ वाली पोजीशन, थोड़ा ये कुछ ऐसे पीछे गया होगा अगर इसका एक्सेलरेशन आगे हुआ है। ऐसा क्यों हुआ होगा? बेसिकली इनर्शिया के कारण ये यहीं रहना चाहेगा, यहीं रहना चाहेगा। जैसे जैसे आगे जाएगा तो थोड़ा सा ये पीछे जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही स्लिप पीछे हुआ तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट तब तक बढ़ता जाएगा जब तक उसका नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसे एक्सेलरेट नहीं करा देता। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें, बीड के ऊपर ही आप बैठ जाएं तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको इसका एक्सेलरेशन 0 दिखेगा। 0 दिखेगा तो आपको इसके ऊपर एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगानी पड़ेगी। इस सूडो फोर्स के कारण ये यहाँ तक ऊपर तक राइज करेगा। ma यहाँ पर आएगा, यहाँ पर mg आएगा और यहाँ पर नॉर्मल इसको इस तरीके से बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा होगा। ये तीनों जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तब उस इंस्टेंट पर ये बीड आगे पीछे मूव करना बंद कर देगी। ये इंस्टेंट निकाला जा सकता है कि ये कैसे कैसे आया होगा। तो अगर आप नॉर्मल के अपोजिट में देखें या नॉर्मल को बैलेंस आउट करने की कोशिश करें तो ये जो एंगल यहाँ से बन रहा है थीटा, ये निकाला जा सकता है। इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा तो ये जो नॉर्मल यहाँ पर बेंड हुआ है वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, नॉट दिस एंगल। इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा तो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा एंगल पर ये वाला एंगल आएगा। तो n cos थीटा इज़ बैलेंसिंग आउट mg एंड n sin थीटा इज़ बैलेंसिंग आउट m इंटू a। इन दोनों को आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय g। और tan थीटा इस कर्व के लिए आप जानते हैं कि इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ स्लोप, तो इसको मैं dy बाई dx भी लिख सकता हूँ। dy बाई dx, इससे अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई dx विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ kx।
2 टाइम्स ऑफ के एक्स यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई जी, यानी x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, a/2 के g के बराबर आएगी, a/2 के जी या a/2 g के। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मुझसे x में ही डिस्टेंस पूछा गया था। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपसे ये हाइट पूछ ली जाए, हाइट पूछी जाएगी तो ध्यान रखिएगा x को वापस आपको इस इक्वेशन में रिप्लेस करना पड़ेगा और वहाँ से y कोऑर्डिनेट फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में ज़रूर ये चेक कर लें कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया था डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ दिस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम y एक्सिस विच इज इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट आपका निकल के आएगा a/2 के जी के बराबर। ये डिस्टेंस जो है a/2 के जी के बराबर आएगा, कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। तो स्लोप को अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a block of mass m is on an inclined plane of angle theta. The coefficient of friction between the block and plane is mu and आपको बताया गया है tan theta is greater than mu. tan theta is greater than mu कहने का ये मतलब है कि इसका जो इंक्लिनेशन है that is greater than angle of repose. यही बात इसमें मेन पकड़ने की है। This tan theta is greater than angle of repose. यानी अगर ये ब्लॉक बिना किसी फोर्स के रखा जाए तो इट विल श्योरली स्लिप, और अगर ये स्लिप करेगा तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो mg sin थीटा नीचे लगा, म्यू mg cos थीटा ऊपर लगेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो सवाल में हमसे पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव लिया गया है। उसके हिसाब से द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अपवर्ड इज पॉजिटिव एज p इज वेरीड फ्रॉम p इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। पहले आपने इतना फोर्स लगाया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा टू p2 दिया गया है mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा के बराबर। तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस ग्राफ, फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस p का ग्राफ ये कैसा कैसा वेरी करेगा। तो ये दिया गया है आपको फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस p का ग्राफ आपसे पूछा गया है। तो x एक्सिस पर p है। देखिए जैसे जैसे आप p को बढ़ाएंगे, इनिशियली मान लीजिए मैंने ऐसा p लगाया एंड दिस p इज इक्वल्स टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इसके ऊपर mg sin थीटा ऑलरेडी नीचे लग रहा था, mg sin थीटा ऑलरेडी नीचे लग रहा था, तो mg sin थीटा से mg sin थीटा तो कैंसिल हो गया, माइनस म्यू mg cos थीटा बचेगा। तो माइनस म्यू mg cos थीटा मतलब नीचे की तरफ फ्रिक्शन निकल के आ रहा है, यानी कि ये फोर्स जो है दिस इज लेसर देन द रिक्वायर्ड फोर्स जो इसको ऊपर मेंटेन रखने के लिए चाहिए थी। ऊपर मेंटेन रखने के लिए अगर मुझे कुछ फोर्स चाहिए थी तो उससे कम फोर्स निकल के आ रही है, उससे कम फोर्स निकल के आ रही है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप करता हुआ आएगा, ये ब्लॉक नीचे स्लिप करता हुआ आएगा तो फ्रिक्शन ऑब्वियस सी बात है इस इंस्टेंट पर ऊपर लग रहा होगा। और अपवर्ड डायरेक्शन ही मुझे क्या दिया गया है, पॉजिटिव है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव है तो P1 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड फ्रिक्शन जो भी आ रहा है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये तो बनी P1 वाली सिचुएशन। अब फोर्स को बढ़ाया गया, जैसे जैसे आप अपवर्ड फोर्स को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होने लग जाएगी। रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी कम हो रही है। कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आपने नीचे से अपवर्ड फोर्स लगा दिया mg sin थीटा और ऊपर से भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, तब क्या कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी? तब कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने फोर्स ऊपर की तरफ और बढ़ाया, mg sin थीटा से आप ऊपर गए, mg sin थीटा से आप ऊपर जाएंगे तो अब फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने की कोशिश करेगा। ब्लॉक बेसिकली अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नाउ विल बी नेगेटिव। तो इनिशियली फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था, आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम हुई। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होते होते अब डायरेक्शन पलट जाएगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में निकल के आएगी। तो दिस इज P1 एंड दिस इज P2। सो दिस विल बी योर ग्राफ बिटवीन F एंड P। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन बन के आता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसको आपको थोड़ा सा बस एनालाइज करने की जरूरत है कि mg sin थीटा और माइनस म्यू mg cos थीटा लग रहा है तो ये ब्लॉक अभी भी नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, उससे कम फोर्स लग के आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular path of constant radius r
रेडियस r कांस्टेंट दिया गया है, सर्कुलर पाथ में है, सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको फंक्शन दिया गया है k स्क्वायर r t स्क्वायर, k स्क्वायर r t स्क्वायर। तो k स्क्वायर r t स्क्वायर अगर मुझे फंक्शन दिया गया है तो टाइम के साथ साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर वेरी कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम जनरली लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस r, दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर r t स्क्वायर। तो v निकल के आएगा k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज k r t। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है, दैट इज k r t। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी वेरी कर रही है, टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी वेरी करेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पक्की बात है लग रहा होगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्पीड चेंज होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर अकेला एक्ट कर रहा होता तो स्पीड चेंज नहीं होती। तो इस एक्सप्रेशन से आप ये कह सकते हैं कि स्पीड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। तो अब अगर ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके ऊपर आया इस तरफ और कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स MAC इधर लगता, टेंजेंशियल फोर्स MAT इस तरफ लगता, नेट फोर्स अब कुछ इस तरफ लगता। पहले सिर्फ और सिर्फ अगर आप MAC मानते तो उसके कारण तो पावर डिलीवर्ड 0 आती, जो भी पावर डिलीवर्ड हुई होगी वो M × AT के बराबर ही हुई होगी। तो आप डायरेक्टली भी ये बात बोल सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू Ft.v एट एनी इंस्टेंट। टेंजेंशियल फोर्स आएगी मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। तो उसके हिसाब से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल के आएगा k × r इंटू वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है k × r × t। तो आपके पास में एक्सप्रेशन निकल के आएगा m × k स्क्वायर r स्क्वायर × t, दिस विल बी योर पावर डिलीवर्ड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण कोई भी पावर डिलीवर नहीं होती है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 0 निकल के आएगी। तो आप इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, अ फोर्स F is equals to minus k yi cap plus xj cap where k is a positive constant acts on a particle moving in the xy plane. Starting from the origin, the particle is taken along the positive x-axis to the point a, 0 and then parallel to the y-axis to the point a, a. The total work done by the force F on the particle is. तो देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि आप नॉर्मल फिगर बना के सॉल्व कर लीजिए इसको। पहले पार्टिकल ओरिजिन से a, 0 पे आया, फिर पार्टिकल a, a तक गया। तो जब वो ओरिजिन से a, 0 तक आया होगा तब y कोऑर्डिनेट वुड हैव बीन कांस्टेंट, y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं निकल के आएगा, तो y के कारण y 0 भी रहा होगा, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 ही हो जाएगी। अब पार्टिकल x = a पे जा रहा है तो x तो फिक्स हो गया है, y लगातार चेंज हो रहा है, x फिक्स हो गया है, y लगातार चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप फिर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका आपको जो क्लास में भी बताया था उस पे से आप कर सकते हैं कि वर्क डन इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ f.ds, और ds वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, dxi कैप प्लस dyj कैप। dxi कैप प्लस dyj कैप, इसको अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस ky dx माइनस kx dx, दो अलग अलग इंटीग्रेशन बनेंगे। सॉरी दिस इज y। अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x जा रहा है 0 से a तक, लेकिन ये y भी अब वेरी कर रहा है, तो इसको आप ऐसे ना लिख के एक और स्टाइल से लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखें, माइनस k को बाहर ले लें, इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy। इसको आप अगर ध्यान से देखें तो आपने मैथमेटिक्स में यह चीज़ पढ़ी होगी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई, दिस इज टर्म्ड एज x dy प्लस y dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी dxy, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी dxy। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dxy। तो ये लिमिट निकल के आएगी माइनस k टाइम्स ऑफ
x इंटू वाई, x वेरी कर जाएगा 0 से a, y वेरी कर जाएगा 0 से a, ओनली फॉर द लिमिट। तो डबल लिमिट निकल के आएगी x इंटू वाई 0,0 से a तक। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप जब पुट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी -ka²। तो ये फॉर्मेट आप याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि y dx प्लस x dy बन रहा हो तो मैं उसको इंटीग्रेशन dxy लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन dxy इज बेसिकली xy, ये आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10, a smooth wire of length 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide on the smooth wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter. Vertical diameter के about rotate कर रहा है. The bead is at rest with respect to the circular ring at the position P as shown. Then the value of omega square is equal to, आपको एक ऐसी रिंग दी गई है और इस रिंग को ऐसे रोटेट कराया गया है इस एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट ओमेगा से। जब इस रिंग को रोटेट कराया गया तब यहाँ पर बीड चल के यहाँ तक आ चुकी है, बीड यहाँ तक चल के आ चुकी है और ये डिस्टेंस आपको बताया गया है r/2 है। दिस डिस्टेंस इज r/2 एंड दिस डिस्टेंस विल ऑब्वियसली बी द रेडियस r। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। इक्विलिब्रियम में अगर आ चुकी है तो इसके ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे हम वो बना सकते हैं। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, एक नॉर्मल लगेगा विच विल ऑल ऑब्वियसली पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर आप सूडो फोर्स के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, आप इसी पे बैठ जाएं, अगर इस रिंग पर ही बैठ जाए, रिंग के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सोचें, तो m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इसमें बस एक मेन चीज़ ये आइडेंटिफाई करने वाली है कि सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा होगा, जो उन्होंने फिगर में भी बता दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा बताया जाए। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी व्हाट, r/2। तो ये आपका m ओमेगा स्क्वायर r/2 निकल के आएगा। अब आप अगेन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का लगा के ये सॉल्व कर सकते हैं कि ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो साइन थीटा इज कमिंग आउट टू बी 1/2। तो साइन थीटा इज कमिंग आउट टू बी 1/2। साइन थीटा 1/2 है तो उसके हिसाब से हम बाकी कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो n साइन थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r/2 एंड n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर इंटू r/2g। tan थीटा, अगर मेरे पास sin थीटा की वैल्यू 1/2 है तो tan थीटा देखिए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस विल बी √4 - 1 यानी कि √3। तो 1/√3 इज योर tan थीटा। हमसे पूछा गया है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर विल कम आउट टू बी 2g अपॉन √3r। 2g अपॉन √3r, that is your option B. Option B is the correct answer. A test particle is moving in a circular orbit in the gravitational field produced by a mass density rho r दिया गया है k/r square. Identify the correct relationship between the radius of the particle's orbit and its time period. Circular motion में orbit कर रहा है, basically it is like a satellite. और मास के लिए हमको डेंसिटी बताई गई है k/r square है। Identify the correct relation between radius of the particle's orbit, r is the radius of particle's orbit and its time period। तो देखिए आपको डेंसिटी बताई गई है, तो इस पर जो फोर्स लगता, फोर्स वुड हैव बीन इक्वल टू g इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें बताया गया है r स्क्वायर के बराबर है। ये जो मास है, मास को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास को लिखने के लिए डेंसिटी हमको बताई गई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ g इंटू रो इंटू dv, dv इज द वॉल्यूम इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये रो इंटू dv क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो डेंसिटी का आपको फंक्शन बता दिया है तो ऑब्वियसली बात है दिस इज अ वेरिएबल। तो मुझे मास ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, मास ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करने के लिए ऐसा मैंने कोई एलिमेंट माना, मास ऑफ प्लैनेट के लिए मैंने ऐसा कोई एक एलिमेंट माना, यहाँ से x डिस्टेंस दूर dx की एक छोटी सी मैंने ऐसी स्ट्रिप काटी, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस दूर पर है एंड दिस रेडियस इज या दिस डिस्टेंस इज dx। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो छोटा सा मास निकल के आएगा ये आप निकाल सकते हैं,
ये क्या मास निकल के आएगा, यहाँ से x डिस्टेंस बराबर बराबर है, तो ये जो छोटा सा मास dm निकल के आ रहा है, दिस dm इज इक्वल्स टू डेंसिटी, डेंसिटी आपको बताई गई है k बाय आर स्क्वायर, r यहाँ पर हो गया x स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब तो आपको पूरी डेंसिटी दे देता। दिस इज नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। इस एलिमेंट की वॉल्यूम क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, या यहाँ पर बन जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू ये पतली सी थिकनेस डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस डी एम मास इज कमिंग आउट टू बी 4 पाई के इंटू डी एक्स। इस डी एम को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में सिर्फ dx निकल के आएगा, जीरो से जहाँ तक भी आपको लेके जाना है, तो दिस विल बी 4 पाई आर। 4 पाई आर के हिसाब से अगर आप देखें तो इतना मास निकल के आ रहा है, के भी था 4 पाई के आर, 4 पाई के आर इतना मास ऑफ प्लैनेट निकल के आया। एक बार आपके पास फोर्स निकल के आ गया, फोर्स इज इक्वल्स टू g इंटू 4 पाई आर के इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। This is your force and this force must be equal to the centripetal force. Centripetal force gravitational force ही प्रोवाइड कर रही है और कोई प्रोवाइड कर नहीं रहा है, तो this will be equal to m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस r। यहाँ से अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा निकल के आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और t बाय r की वैल्यू आप उससे निकाल सकते हैं, दैट विल कम आउट टू बी सम कांस्टेंट। सो योर ऑप्शन D will be the correct answer. Question number 12. Space between two concentric conducting spheres of radii A and B, जिसमें B is greater than A। तो आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स आपको दे रखे हैं, जिसमें से बड़े वाले का रेडियस बताया गया है B, छोटे वाले का रेडियस बताया गया है कि A है। इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। यहाँ पर कोई एक मीडियम भरा गया है जिसकी रेजिस्टिविटी बताई गई है रो है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी, यहाँ से यहाँ तक अगर करंट बह रहा होता, मैंने मान लिया हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस जो निकल के आएगी, यानी करंट ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसी रेजिस्टेंस आपसे पूछी गई है। तो ऐसी रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अगेन एक एलिमेंट काटी, ये जो एलिमेंट आएगा इस पूरे एलिमेंट पे जो एरिया निकल के आएगा वो यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे करंट के डायरेक्शन में आप जाएंगे तो एरिया बढ़ता जा रहा है, तो अब आपको डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, एरिया आपको नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है, एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो रेजिस्टेंस भी नॉन यूनिफॉर्म निकल के आएगा। तो उस छोटे से एलिमेंट के लिए आप रेजिस्टेंस निकाल दें। इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस आएगा रो इंटू एल। अगर आपने x डिस्टेंस दूर पे एक dx एलिमेंट काटा है, dx एलिमेंट काटा है, तो रो इंटू dx अपॉन ए, एरिया विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर। इसको आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b। स्टैंडर्ड सा इंटीग्रेशन है, दिस विल बी -1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स में आप लिमिट ठीक से पुट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। सो ऑप्शन B is your correct answer. Easy questions में था ये। A moving coil galvanometer has resistance 50 ohm and it indicates full deflection at 4 milliampere current. A voltmeter is made using this galvanometer and a 5 kilo ohm resistance. The maximum voltage that can be measured using this voltmeter will be close to। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस खुद की बताई गई है, एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है, इसकी खुद की रेजिस्टेंस बताई गई है 50 ओम्स, और इसको एक 5 किलो ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। दिस इज 5 किलो ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसके थ्रू निकल के आता है 4 मिली एम्पियर, यानी मैक्सिमम जितना आप करंट भेज सकते हैं, दिस इज 4 मिली एम्पियर। देन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड, मैक्सिमम वोल्टेज देखिए क्या आएगा, जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप निकल के आता उतना ही मैक्सिमम वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप वोल्टेज मेजर कर ही नहीं पाएंगे। तो दिस एंटायर असेंबली इज बेसिकली योर वोल्ट मीटर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके अक्रॉस ड्रॉप जब इससे 4 मिली एम्पियर करंट जा रहा हो तो कितना निकल के आएगा, तो दिस वोल्टेज विल बी, जितना ये करंट निकल के आया 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज 50 ओम्स प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन, तो 5050,
और आपसे क्लोज टू पूछा गया है, तो इस 50 को एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए। 5 4 जा 20, 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी क्लोज टू 20 वोल्ट। 20 वोल्ट से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आपको दिया भी गया है, इट विल बी क्लोज टू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज ए बी इन द गिवन फिगर इज 4 ओम। तो ए बी आपको एक मीटर ब्रिज दिया गया है और इस मीटर ब्रिज की रेजिस्टेंस दी गई है, इस वायर की रेजिस्टेंस दी गई है 4 ओम है, विद अ सेल ऑफ ईएमएफ 0.5 वोल्ट एंड रियोस्टैट रेजिस्टेंस 2 ओम। द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड इज एट सम पॉइंट जे। जे पर ये वैल्यू निकल के आती है। व्हेन द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ EMF E is equals to E2, दूसरे वाले से आपने रिप्लेस किया, द सेम नल पॉइंट J इज फाउंड। जो पहले नल पॉइंट था बाद में भी वही नल पॉइंट निकल के आया है, यानी नल पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आया। जब रियोस्टैट की रेजिस्टेंस आपने 6 ओम कर दी तब देन EMF ऑफ E2 इज। तो देखिए इसको दो पार्ट में आप अलग अलग सॉल्व करें। पहले सिर्फ जब 0.5 वोल्ट लगाया गया तब की बात करते हैं। जब 0.5 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगाया गया, 0.5 वोल्ट का EMF यहाँ पर लगाया गया, तब देखिए क्या हुआ हो। 6 वोल्ट की बैटरी ये लगी है, इस रियोस्टैट की रेजिस्टेंस दी गई है 2 ओम और ये AB वायर जो है इसकी रेजिस्टेंस आपको दी गई है 4 ओम। जब बैलेंस पॉइंट आया होगा तो इस सर्किट में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हुआ है। बैलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ होगा, सिर्फ इस बड़े सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में आपका करंट बह रहा है। तो ये निकल के आएगा, करंट कैन बी रिटन एज I1 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट जो भी बैटरी आपको दे रखी है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट की रेजिस्टेंस है 2 ओम्स एंड AB वायर की रेजिस्टेंस है 4 ओम्स, तो ये आया 6 ओम के बराबर, दोनों सीरीज में है। तो दैट इज 1 एम्पियर। तो शुरू में 1 एम्पियर करंट आ रहा था। इस 1 एम्पियर करंट के हिसाब से इस AJ लेंथ में कितने का ड्रॉप होता, इट वुड हैव बीन I इंटू रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AJ है। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कि ड्रॉप जो निकल के आता, EMF E की वैल्यू जो निकल के आती, दैट वुड हैव बीन AJ की रेजिस्टेंस जो भी है, रेजिस्टेंस ऑफ AJ इंटू करंट इज 1 एम्पियर, करंट इज 1 एम्पियर। तो इतना वोल्ट्स का EMF निकल के आया और इस EMF की वैल्यू आपको दी गई है कि दिस इज 0.5 वोल्ट्स, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ AJ। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि इस करंट को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो रेजिस्टेंस ऑफ AJ निकल के आ रही है 0.5 ओम्स के बराबर। अब सेम नल पॉइंट इज फाउंड फॉर 6 ओम रेजिस्टेंस। रियोस्टैट की रेजिस्टेंस जब 6 ओम कर दी गई और जो EMF लगाया गया वो E2 लगाया गया। तो जैसे ही एक तो आप रेजिस्टेंस रियोस्टैट की आप बढ़ाएंगे तो इस सर्किट में से, नीचे वाले सर्किट में से करंट कम हो गया होगा, करंट कम हो गया होगा। I2 करंट जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 6 वोल्ट्स का, जो भी तुमने पोटेंशियल लगा रखा है वो तो सेम रखा है। रियोस्टैट रेजिस्टेंस कर दी गई है 6 ओम, तो 4 ओम तो रेजिस्टेंस वायर का, मीटर ब्रिज वायर का, और 6 ओम रियोस्टैट का। तो दिस विल बी 6/10, दैट इज 0.6 एम्पियर। अब करंट 1 एम्पियर से 0.6 एम्पियर हो गया है, लेकिन नल पॉइंट वहीं का वहीं रहा। नल पॉइंट अगर वहीं का वहीं रहा तो इसके थ्रू जो ड्रॉप हो रहा होगा वही इस EMF के बराबर होगा। तो E2 मस्ट बी इक्वल टू जो करंट निकल के आया नया वाला I2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AJ। I2 निकल के आया 0.6 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AJ, ये आपने निकाला 0.5 के बराबर है। तो नेट वैल्यू निकल के आएगी 0.3 वोल्ट्स, यानी E2 EMF जो है दैट इज इक्वल्स टू 0.3 वोल्ट्स। 0.3 वोल्ट्स यानी कि ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन की एक खूबसूरती और है। आपको पोटेंशियोमीटर, ज़्यादातर लोगों को ऐसा बोला गया होगा कि पोटेंशियोमीटर हट गया है, पोटेंशियोमीटर नहीं है, ये पोटेंशियोमीटर ही है, लेकिन कहीं पर भी पोटेंशियोमीटर का नाम यूज़ नहीं किया गया है। मीटर ब्रिज बोला गया है। सर्किट को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बताया गया है, सर्किट को चेंज कराया गया है। तो आपसे कुछ नहीं कराया गया है, सिर्फ एक सर्किट सॉल्व कराया जा रहा है विदाउट सेइंग कि ये पोटेंशियोमीटर है। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आप वहाँ पर इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे कि ये पोटेंशियोमीटर है और पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं था। इट इज़ जस्ट अ सर्किट, सर्किट का सॉल्यूशन है, तो सर्किट का सॉल्यूशन आपसे करवाया जा सकता है। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज elongated टू मेक अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ इज elongated। देखिए अगेन elongated बोला गया है, जनरली स्ट्रेच बोला जाता है, अब उसको खींच के लंबा किया गया है तो elongated बोला गया है।
तो 3 ओम का रेजिस्टेंस था इनिशियली, उसको डबल कर दिया गया है उसकी लेंथ को। दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द एंड्स जॉइन टू मेक अ सर्कल। इफ द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बी। यानी एक सर्कल बना दिया गया है जो नया वायर आया उसका। पहले तो नए वायर की रेजिस्टेंस निकालें। नया वायर का रेजिस्टेंस जो आया होगा इसको खींच के लंबा किया गया है, खींच के लंबा किया गया है तो लेंथ कर दी गई है डबल, यानी रेजिस्टेंस हो गई होगी 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गई होगी। तो नई रेजिस्टेंस आई है 12 ओम्स के बराबर। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उससे याद कर लीजिए कि रो एल बाय ए, वॉल्यूम कांस्टेंट रही होगी तो नीचे वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये एल डैश के प्रोपोर्शनल, एल डैश स्क्वायर के प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। तो इसके हिसाब से आप दोबारा इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि कनेक्शन कुछ ऐसा किया गया है कि यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, और ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस 12 ओम था, पूरे वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम था, उसमें से ये लेंथ है 60 डिग्री, तो ऊपर वाली लेंथ है 300 डिग्री के बराबर। 300 डिग्री के बराबर है तो लेंथ बेसिकली 1:5 के रेशो में है। इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ 5L है। अगर लेंथ L और 5L के रेशो में है तो रेजिस्टेंस भी, ये जो नया रेजिस्टेंस आया होगा ये R, तो इसका रेजिस्टेंस 5R के बराबर आया होगा, और ये स्मॉल r और ये 5R मिल करके 12 ओम के बराबर है। तो बेसिकली मैंने इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया है। तो 6R इज इक्वल्स टू 12 ओम, तो R इज इक्वल्स टू 2 ओम्स, यानी इस वायर की रेजिस्टेंस है 2 ओम, इस वायर की रेजिस्टेंस आएगी 10 ओम के बराबर। तो 2 ओम और 10 ओम दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। दीज आर इन पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं 10 × 2 अपॉन 10 प्लस 2, दिस विल बी 20 अपॉन 12, दैट इज 10/6, 5/3 ओम्स। तो 5/3 ओम्स के बराबर ये निकल के आएगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, a long hollow cylinder is kept coaxially inside another long hollow conducting cylinder of larger radius। 2 सिलेंडर्स दिए गए हैं, तो एक बड़ा सिलेंडर है, उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर है, एंड दीज आर coaxially placed। अगर इनको coaxially प्लेस किया गया है, अब आपको डिफरेंट सिनेरियोज बताए गए हैं। डिफरेंट सिनेरियोज क्या है? पहले वाले में आपको बोला गया है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स between the two cylinders when a charge density is given to the inner cylinder। देखिए, इनर सिलेंडर को जब आप कोई चार्ज डेंसिटी देते हैं, यहाँ पर आपने कोई चार्ज डेंसिटी दी, तो इस चार्ज डेंसिटी के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि ये कंडक्टर है। नेगेटिव चार्जेस अंदर की तरफ आ गए तो बाहर की तरफ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ गए हो। तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। तो यू कैन डेफिनेटली से कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ अपीयर होगा ही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए तो ऑप्शन सही है ही। दूसरों को अगर आप चेक करें, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द 2 सिलेंडर्स व्हेन अ चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर में देखिए क्या होगा, जैसे आप आउटर सिलेंडर को कोई भी चार्ज देंगे तो सारा चार्ज आउटर पेरिफेरी पे आ जाएगा, आउटर पेरिफेरी पे आ जाएगा, और आउटर पेरिफेरी पर जब भी चार्ज आता है तो उसके कारण क्या अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है? कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज जीरो। बाहर अगर चार्ज है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन बी इज incorrect। No potential difference appears between the two cylinders when a uniform line charge is kept along the axis of the cylinder। अगर यहाँ पर एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज रख दिया जाता तो देखिए क्या होता। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लाइन चार्ज रखा, तो इस वाले के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज निकल के आता अंदर की तरफ कुछ नेगेटिव चार्ज आता, बाहर वाले पर उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के आता। बाहर वाले के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो उसके अकॉर्डिंगली फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडक्शन वगैरह हुआ होता। और वैसे भी अगर आप देखेंगे बाहर वाले पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो पक्की बात है आएगा ही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो अगेन ये स्टेटमेंट गलत है। सी इज इनकरेक्ट। Option D, no potential difference appears between the two cylinders when same charge density is given to both the cylinders। अंदर वाले को भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दी, बाहर वाले को भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दी, तो बाहर वाले के पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो पहले ही बाहर चली जाएगी, प्लस अंदर वाले को जो आपने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दी है प्लस सिग्मा, उसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज इंडक्शन होगा। ये नेगेटिव चार्ज इंडक्शन होगा तो बाहर वाले का चार्ज और बढ़ जाएगा,
बाहर वाले का चार्ज और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, इधर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बाहर वाले पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और बढ़ गई होगी। अगेन कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बन के आ रहा है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस होगी ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंड्यूस होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस पक्की बात है आएगा ही आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ही स्टेटमेंट्स गलत है। क्वेश्चन 17, a positive charge is released from rest at a distance r naught from a positive line charge with uniform density. The speed v at the point of the point charge as a function of instantaneous distance r from line charge is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल निकल के आएगा ये हमको निकालना है। तो मान लीजिए कोई ये लेमडा चार्ज डेंसिटी दी गई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ से किसी r नॉट डिस्टेंस दूर पे यहाँ पे कोई एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा गया है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा गया है। द स्पीड v ऑफ द पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये रेस्ट पर था r नॉट डिस्टेंस पे, इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के कारण फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। यहाँ पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो निकल के आती है 2k लैम्डा बाय r। तो फोर्स निकल के आएगा, ये जो भी चार्ज दे रखा है q इंटू 2k लैम्डा अपॉन r डिस्टेंस दूर या r नॉट डिस्टेंस दूर। जैसे जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन लगने के कारण ये वेलोसिटी बढ़ेगी। इस वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ इसका डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये ओवरऑल एक्सेलरेशन या जो फोर्स लग रहा है ये कम हो जाएगा। तो मैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ वेरी हो रहा है और इस तरफ एक पोजीशन की टर्म बन के आ रही है। तो रादर देन राइटिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, मुझे टाइम से तो वैसे भी फंक्शन नहीं पूछा गया है, मैं इसको लिख सकता हूँ v dv बाई dr दैट इज इक्वल टू q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। सारी dv वाली टर्म एक साथ ले लीजिए, dr वाली टर्म एक साथ ले लीजिए, तो हो जाएगा v dv इज इक्वल टू q इंटू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इंटू dr। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आएगा v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा q, ये सब तो कांस्टेंट है, log r ये निकल के आएगा। और अगर आप लिमिट पुट करेंगे r इक्वल्स टू r नॉट पे वेलोसिटी है कुछ 0, इनिशियली वो रेस्ट पर था, v r डिस्टेंस दूर पर वेलोसिटी आ गई होगी कुछ v, तो v स्क्वायर बाय 2 ये लिमिट निकल के आएगी r नॉट से r। तो v स्क्वायर बाय 2 कैन बी रिटन एज log ऑफ r बाय r नॉट। आप लिमिट पुट करेंगे तो r बाय r नॉट निकल के आएगा। तो v इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ log r बाय r नॉट। log r बाय r नॉट के रूट के प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। सो log r बाय r नॉट के रूट के प्रोपोर्शनल दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 18, कंसिडर एन आइडियल गैस confined in an isolated closed chamber as the gas undergoes an adiabatic expansion। adiabatic expansion हो रहा है। the average time of collision between molecules increases as v to the power q। वॉल्यूम की पावर q के हिसाब से इंक्रीज होता है, वेरी v is the volume of the gas। the value of q is, q किस तरीके से क्या निकल के आएगा गामा वामा की टर्म में आपको निकालना है। देखिए एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन का आपके पास फॉर्मूला होता है लेमडा एवरेज जो भी आया अपॉन VRMS दैट इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन VRMS। लेमडा का भी आपको फॉर्मूला याद होगा, ये निकल के आता है 1 बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर जो भी डायमीटर है इनटू NV नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू VRMS, इसके बराबर निकल के आएगा। इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर नंबर ऑफ मोल्स इनटू VRMS, ऐसे लिखा जा सकता है। ये आपका टाउ निकल के आ रहा है। तो बेसिकली टाउ इज प्रोपोर्शनल टू V एंड टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VRMS। आइसोलेटेड सिस्टम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपके कांस्टेंट आए होंगे। अगर आप देखें VRMS का फॉर्मूला आता है अंडर रूट f/2 RT बाय MW। तो बेसिकली VRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। और वॉल्यूम और टेम्परेचर में अगर आप रिलेशन देखें, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो आपको शायद ये फॉर्मूला याद हो कि TV की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये निकल के आता है। आप चाहे तो PV की पावर गामा से भी इसको तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये ऐसा है तो बेसिकली T इज प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1 माइनस गामा,
मुझे चाहिए रूट टी का प्रोपोर्शन, तो रूट टी का प्रोपोर्शन के लिए रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1 माइनस गामा बाय 2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी एंड रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1 माइनस गामा बाय 2। इस पूरे को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन रूट टी, ऐसा कह सकते हैं। वी आर एम एस की जगह मैंने रूट टी लिख दिया, विच इज प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन वी की पावर 1 माइनस गामा बाय 2। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा टाउ इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1 माइनस गामा बाय 2 एंड दिस विल बी 2 माइनस 1 तो 1 बचा और गामा, तो टाउ निकल के आएगा v की पावर 1 प्लस गामा बाय 2। टाउ इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 1 प्लस गामा बाय 2 और हमसे यही पावर पूछी गई है, तो 1 प्लस गामा बाय 2, 1 प्लस गामा बाय 2 यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा फॉर्मूलाज को आपको रिलेट करना आना चाहिए, किसको घुमा के क्या लिखना है वो इसमें आना चाहिए। क्वेश्चन 19, एज शोन इन द फिगर द शेल मेड ऑफ अ कंडक्टर, the shell is made up of a conductor, it has inner radius a, outer radius b and it carries a charge q, at its center is a dipole p as shown in this case। यहाँ पर कोई एक डायपोल रखा है और इसके ऊपर कोई एक चार्ज q है, तो कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्ज आएगा वो सब आप जानते हैं कि आउटर वाले पेरीफेरी पर चला जा चुका होगा। अब सारा चार्ज अगर आउटर पेरीफेरी पर जा चुका है तो ये डायपोल के कारण अब देखिए इंडक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर है तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस आएंगे। जैसे ही आपने इसके अंदर डायपोल रखा तो यहाँ पर आपके पास आएंगे, ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होगा और नीचे की तरफ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होगा और बाहर आपके पास में क्यू चार्ज था ही, तो जितना नेगेटिव आया होगा उतना ही पॉजिटिव आया होगा, तो अभी भी बाहर वाले पर तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उसमें तो कोई भी फर्क आया ही नहीं, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म, क्या इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है? दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आप अगर बाहर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इनके अंदर जितना चार्ज पहले था, पहले भी चार्ज क्यू था, अंदर तो डायपोल है तो ये पॉजिटिव क्यू और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू वो तो आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल ही कर देंगे ऑलमोस्ट। तो बाहर पहले जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था बाद में भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर आए होंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल। आउटर सरफेस पर जो भी मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है वो इनर वाले की मैग्नीट्यूड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इंड्यूस इसी हिसाब से होंगे, बराबर से इंड्यूस हो जाएंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में कोई भी खासा फर्क नहीं आने वाला है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑन द शेल इज जीरो एवरीवेयर, जीरो नहीं है, नेट आप बोल सकते हैं कि चार्ज जीरो है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी शब्दों का खेल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सब जगह पर जीरो नहीं है, कुछ आ रही है, ऊपर नेगेटिव आ रही है, नीचे पॉजिटिव आ रही है तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन 20, अ वर्टिकल क्लोज सिलेंडर इज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ मास m and of negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. The length of the cylinder above the piston is L1 and that below the piston is L2. ये कुछ पिस्टन बताया गया है, इस पिस्टन के ऊपर की लेंथ बताई गई है L1 है, नीचे की लेंथ बताई गई है L2 है, थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है इसका मास बताया गया है कि m है, दिस इज फ्रिक्शनलेस। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऊपर वाले का L1 है, नीचे L2 है, L1 इज ग्रेटर देन L2 ये भी बताया गया है। ईच पार्ट ऑफ द सिलेंडर कंटेन्स n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट इक्वल टेम्परेचर, दोनों पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, ऊपर भी Nt है नीचे भी Nt है। इफ द पिस्टन इज स्टेशनरी इट्स मास m विल बी गिवन बाय, मास m का उन्होंने फंक्शन पूछा है। तो देखिए इसके ऊपर अगर फोर्सेस आप ड्रॉ करें तो एक तो ग्रेविटी लग रही होगी mg नीचे, ऊपर कुछ एक अमाउंट ऑफ गैस मौजूद है जिसकी वॉल्यूम अलग अलग है, तो यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग आया होगा, यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग आया होगा। मुझे सवाल में बताया गया है L1 इज ग्रेटर देन L2, L1 इज ग्रेटर देन L2, तो पक्की बात है ऊपर से जो प्रेशर लग रहा होगा और नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ऊपर से दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ऊपर से फोर्स लग रहा है P1A और नीचे से फोर्स लग रहा है P2 इंटू A,
और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो P1A, P2A और mg these all should be in equilibrium. तो P1 into A plus mg must be equal to P2 into A. P1 P2 की वैल्यूज इस इंफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हैं. PV इज इक्वल टू NRT अगर आप लगाएं तो ये निकल के आएगा NRT अपॉन वॉल्यूम ऊपर वाले की निकल के आएगी A इंटू L1 इंटू एरिया प्लस mg. दिस शुड बी इक्वल टू P2 निकल के आएगा NRT, नंबर ऑफ मोल्स R और T तो कांस्टेंट ही है, नीचे निकल के आएगा A इंटू L2 इंटू एरिया दोनों तरफ से कैंसिल हो गए. मुझे निकालना है मास, तो मास निकल के आएगा NRT, ये तो कॉमन हो गया, 1/L1 1/L2 माइनस 1/L1 और G भी नीचे जाएगा. तो NRT अपॉन G 1/L2 माइनस 1/L1 ऐसा कुछ फंक्शन बनना चाहिए. NRT अपॉन G 1/L2 माइनस 1/L1, इसी को आप मॉडिफाई करके लिखेंगे तो L1 माइनस L2 अपॉन L1 L2. सो ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर. Heat source at T equal to 10 to the power 3 Kelvin is connected to another heat reservoir at 10 to the power 2 Kelvin by a copper slab which is 1 meter thick. Given that the thermal conductivity of copper is 0.1 watt per Kelvin per meter, the energy flux through it in the steady state is. अब energy flux देखिए, energy flux क्या होता है? Energy flux होता है कितना amount of heat जा रहा है per unit area और per second. एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. तो दिस इज योर एनर्जी फ्लक्स. तो दिस इज बेसिकली दिस इज Q बाई टी क्या हो गया आपका? आई थर्मल अपॉन एरिया इसके बराबर है. आई थर्मल अपॉन एरिया अगर मुझे निकालना है तो आई थर्मल का फॉर्मूला हम जानते हैं KA dt बाई dx. एरिया इधर चला जा चुका है, तो KA dt बाई dx इस टाइप का आएगा. डेल्टा टी मुझे पता है, K इज 0.1, डेल्टा टी इज 1000 माइनस 100 मतलब 900 अपॉन लेंथ या जो आपको थिकनेस दी गई है, थिकनेस इज 1 मीटर, तो दिस विल बी 90 वाट पर मीटर स्क्वायर. पावर पर यूनिट एरिया बेसिकली उन्होंने पूछा है. तो एनर्जी फ्लक्स इस टाइप के शब्दों का आप ध्यान रखें. जब भी ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स या एनर्जी फ्लक्स बोली जाए तो एनर्जी पर यूनिट एरिया की बात हो रही है. क्लियर? अ कार्ट इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. 4 मीटर पर सेकेंड से कार्ट एक्स डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. A person on the cart throws a stone with velocity 6 meter per second relative to himself. खुद से उसने 6 meter per second स्पीड से भेजा है. तो this is the relative velocity. This is not the actual velocity of with respect to ground. In this frame of reference of the cart, the stone is thrown in YZ plane. YZ plane में फेंका गया है, making an angle of 30 degree with vertical as Z axis. This is again important. यानी कि प्लेन जो है ये कुछ ऐसा है, एक्स एक्सिस इस तरफ है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस कुछ ऐसी ऊपर की तरफ है. जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस से पीछे अंदर की तरफ होनी चाहिए. वाई एक्सिस इज इनवर्ड. तो प्लेन का ध्यान रखें. एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री द स्टोन हिट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास हंग वर्टिकली फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. ठीक है, उस पर आते हैं. पहले यहाँ तक की इंफॉर्मेशन को समझते हैं कि क्या क्या बोला है. कार्ट की वेलोसिटी दी गई है एक्स डायरेक्शन में, दैट इज 4i कैप. रिलेटिव टू हिमसेल्फ उसने वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड दी. तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट ये दी गई है हमको 6 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया है. इसका मतलब अगर मैं YZ प्लेन में बात करूं, ये Y ये Z, तो वर्टिकल में यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाया गया है 6 मीटर पर सेकेंड के साथ. तो 6 कॉस थीटा ऊपर की तरफ, 6 साइन थीटा इस तरफ, तो ये बन जाएगा 6 कॉस 30 डिग्री टुवर्ड्स Z मतलब ये बना K कैप प्लस 6 साइन 30 डिग्री ये बना J कैप. दिस इज नॉट एक्चुअल वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट. मुझे एक्चुअल वेलोसिटी कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मैं लिखता वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट इज इक्वल्स टू दिस. तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू दिस पूरी टर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट. वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितनी आ गई? तो 4i कैप प्लस
जे कैप वाली टर्म बनेगी 6 साइन 30 मतलब 3 j कैप प्लस √3/2, 2 से ये जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3√3 k कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर बना है स्टोन का, यानी ये किसी ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है। it has component in x axis, it has component in y axis, it has component in z axis। तो इस तरीके से ये जा रहा है। अब आगे बात करते हैं। At the highest point of its trajectory, the stone hits an object of equal mass hung vertically from the branch। एक कोई जितने मास का स्टोन था उतने ही मास का स्टोन स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और इसको जाके ये स्ट्राइक करता है कहाँ पर? At topmost point of its trajectory। टॉपमोस्ट पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी? अब ये प्लेन में चल रहा है तो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ जेड एक्सिस वाली वेलोसिटी में ही चेंज आ रहा होगा, वही जीरो ही होगी। तो टॉपमोस्ट पॉइंट पर स्टोन की वेलोसिटी में ये √3 तो जीरो हो गया है, यानी आपके पास बचा 4i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड आया होगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से जाकर इसने इसे स्ट्राइक किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। A completely inelastic collision occurs। inelastic collision इन दोनों के बीच में होता है। inelastic collision में आप जानते हैं आगे वेलोसिटी सेम हो जाती है दोनों की, दोनों चिपक के चलते हैं। And the stone gets embedded on the object। Determine the length L of the string such that the tension in the string becomes zero when the string becomes horizontal during the subsequent motion। यानी ये इसको जाके स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करते टाइम पर अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं तुरंत, तो मास इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, दिस शुड बी इक्वल टू, बाद में दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी तो 2m इंटू वी, तो v निकल के आएगा 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। बाद में दोनों की वेलोसिटी आई होगी 2.5 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। और जब ये पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये पार्टिकल घूमता हुआ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल जब हो जाएगा, तब हमें बोला गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स जीरो। इस इंस्टेंट पर टेंशन जो है ये जीरो हो गई है, टेंशन जीरो हो गई है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पर mg नीचे लग रहा है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स लगाने वाला तो कोई बचा नहीं, सेंट्रिपिटल फोर्स लगाने वाला कोई बचा नहीं, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हुई होगी? जीरो। यहाँ पर वेलोसिटी अगर जीरो हुई है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप यहाँ तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ये लेंथ L, ये लेंथ L, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है 2m, दोनों मास चिपक गए हैं, इंटू g इंटू L, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2m इंटू वी स्क्वायर। तो 2m दोनों तरफ से कैंसिल, v निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ, सॉरी L निकल के आएगा, हमें लेंथ चाहिए थी, तो v स्क्वायर बाय 2g। v की वैल्यू आपके पास है, v की वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर, दैट विल बी 6.25 अपॉन 20, 6.25 अपॉन 20, ये निकल के आएगा 3.125 के बराबर। 3.125 अपॉन 10, तो हमसे पूछा गया है फाइंड 100L, 100L इसमें बन जाएगा 31.25 के बराबर। दिस इज 0.3125, हाँ 0.3125 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.25। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23, अ बॉडी इज falling freely from a given height h hits an inclined plane in its path at a height small h. As a result of this impact, the direction of the velocity of the body becomes horizontal, completely horizontal direction में जा रहा है। Calculate 10 times of small h upon capital H for which the body will take maximum time to reach the ground। एक बॉडी को किसी कैपिटल h हाइट से गिराया गया किसी इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन पर ये स्मॉल h हाइट ऊपर जाके स्ट्राइक करता है, स्मॉल h हाइट ऊपर जाके स्ट्राइक करता है और उसके बाद इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस बन गया। अब ये ऐसे जाकर ग्राउंड पे गिरेगा। ये पूरी हाइट अगर कैपिटल H है, ये हाइट स्मॉल h है, तो हमको स्मॉल h ओवर कैपिटल H का रेशो निकालना है। यहाँ से यहाँ तक जब ये गिरा होगा तो इसने h माइनस स्मॉल h इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम इसको लगा होगा t1, ये निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ, इनिशियली ड्रॉप किया गया है, बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ गिवन हाइट, ये बताया गया है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g, √2
h बाई जी, ये तो आया टाइम 1 का। अब ये टकराया, टकराने के बाद इतनी स्पीड से गया तो t2 फिर से आपके पास h हाइट कवर करनी है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में अब कितनी हो गई है, दैट इज अगेन 0। तो फिर से मैं इस टाइम को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2h ओवर g। ये t जो है टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2 के बराबर है। इस टाइम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। कैलकुलेट 10h अपॉन h फॉर विच बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो h अपॉन h निकाल लें। h अपॉन h निकालने के लिए क्या करो, अंडर रूट ऑफ 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g प्लस अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। ये टाइम को अपने को मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, dt अपॉन डी को 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आपके पास में h का वैल्यू कुछ निकल के आएगा, h और कैपिटल H का कुछ रेशो निकल के आएगा। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो h अपॉन कैपिटल H ये निकल के आता है 2 के बराबर, 1/2 के बराबर। तो ये निकल के आएगा 0.5। लेकिन हमसे 10 टाइम्स स्मॉल h अपॉन कैपिटल H पूछा गया है। 10 टाइम्स स्मॉल h अपॉन कैपिटल H ये हो जाएगा 5 के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर इज 5। क्वेश्चन 24। The blocks A, B and C have masses 3 kg, 4 kg and 8 kg respectively. Coefficient of sliding friction आपको सारे सरफेस के लिए 0.25 दे रखा है। A is held at rest by a massless rigid rod. ये आपको एक रॉड दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। This is a rod fixed to the wall while B and C are connected by a light inextensible string cord passing around a frictionless pulley. पुली frictionless है। Find the force necessary to drag the horizontal surface to the left at a constant speed. Constant speed पर लेके जाना है C को। Constant speed पर अगर लेके जाना है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए, यानी जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है that must be equal to the force जो आगे लग रहा है। Assume that the arrangement shown in the figure, that is B on C and A on B, is maintained throughout. यानी कि इनका कॉन्टैक्ट कहीं पर भी लूज नहीं हुआ है, ये इसी तरीके से चल रहे हैं। उसी के लिए अपने को निकालना है। अब देखिए, जैसे ही आपने C के ऊपर आगे फोर्स लगाया होगा, C के ऊपर आगे फोर्स लगाया F, तो फ्रिक्शन के कारण नीचे वाले सरफेस पे तो फ्रिक्शन आया होगा पीछे की तरफ। टेंशन भी इस पर पीछे की तरफ आया होगा, और क्योंकि ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है और यही टेंशन घूम के B पर पीछे की तरफ लग रहा है, तो B पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, C आगे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी B ने C के ऊपर फ्रिक्शन लगाया होगा पीछे की तरफ और B के ऊपर फ्रिक्शन लगा होगा आगे की तरफ। तो दिस फ्रिक्शन इज ऑल्सो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन F2। B का अगर FBD बनाए, B के ऊपर टेंशन लग रहा है पीछे, ये F2 वाला फ्रिक्शन B के ऊपर लग रहा होगा ऐसे पीछे की तरफ, और अगर वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, A को तो कहीं जाने देना नहीं है क्योंकि वो रॉड लगी हुई है, तो रॉड उसको रोक के रखेगी। तो B A के रिस्पेक्ट में इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो A के कारण B के ऊपर फ्रिक्शन लगा होगा ऐसे पीछे, दिस इज F3, और यही फ्रिक्शन A के ऊपर लगा होगा ऐसे F3, और यहाँ से रॉड में जो टेंशन आया है वो इधर की तरफ आया होगा, दैट इज इक्वल्स टू F3। मुझे कैलकुलेट करना है ये कैपिटल F सच दैट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से जा सके। तो दिस F मस्ट बी इक्वल टू T प्लस F1 प्लस F2। ठीक, F1 प्लस F2 के अगर बराबर ये होना चाहिए तो टेंशन और F2 में रिलेशन लिखा जा सकता है। सभी के अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो दैट इज म्यू इनटू mg के बराबर। यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि टेंशन मस्ट बी इक्वल टू F2 प्लस F3। अब देखिए, अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए, दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी 0 स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू F2 प्लस F3, और F3 की वैल्यू कितनी आएगी, F3 की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। F3 की वैल्यू निकल के आएगी मास ऑफ A, तो म्यू इंटू मास ऑफ A इंटू जी के बराबर। तो म्यू इंटू मास ऑफ A इंटू जी, मास ऑफ A आपको दिया गया है 3 kg, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.25 यानी 0.75 जी, ये तो आया F3। ये अगर आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो टेंशन निकल के आया F2 प्लस 0.75 जी, वापस उसको उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो कैपिटल F निकल के आएगा ट्वाइस ऑफ F2 प्लस F3 प्लस 0.75 जी। F2 की वैल्यू इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब B और C के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी आप निकाल सकते हैं। B का मास 4 kg, A का मास 3 kg, यहाँ पर नेट नॉर्मल आया होगा 7 kg के हिसाब से, तो 70 न्यूटन्स का नॉर्मल आया, और
इनके बीच में फ्रिक्शन अगेन 0.25 है, तो ये आएगा 2 इंटू 0.25 इंटू 3 + 4 दैट इज 7 इंटू 10, ये तो आएगा F2। और F3 की वैल्यू, F3 अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन है, अब लेकिन तीनों का नॉर्मल लग रहा होगा, तीनों का नॉर्मल लगेगा, तो 3 और 4 7 kg, 7 और 8 15 kg, तो 0.25 इंटू 15 kg इंटू 10 या G इतना आएगा, प्लस 0.75 इंटू 10 के बराबर आएगा। इस पूरे को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 80 न्यूटन्स। तो दिस कैपिटल F फोर्स जो आपको 80 न्यूटन्स की लगानी पड़ेगी। क्लियर? तो अच्छी बात इसमें ये थी कि सब चीज़ें काइनेटिक फ्रिक्शन में थी, काइनेटिक फ्रिक्शन में थी, तो जो आपको बहुत ज़्यादा उस पर सोचना नहीं पड़ा, काइनेटिक फ्रिक्शन के हिसाब से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया इट इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो आपको स्टैटिक कंडीशन यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, आपको ये रॉड दे दी गई थी, रॉड दे दी गई थी, रॉड के कारण वो कहीं पर भी मूव नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, 2 blocks of masses 2.9 kg and 1.9 kg are suspended from a rigid support S by 2 inextensible wires each of length 1 meter, दोनों की लेंथ दे रखी है 1 मीटर। द अपर वायर हैज़ नेग्लिजिबल मास, ऊपर वाले का कोई मास नहीं है, नीचे वाले का यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दी गई है 0.2 kg पर मीटर, लेंथ है 1 मीटर, तो ये मास भी 0.2 kg हो गया। द होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, वायर्स एंड सपोर्ट हैव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, मान लीजिए किसी लिफ्ट में रखा है 0.2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इफ द रेशियो ऑफ टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर, मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपर वायर, दोनों के बीच में टेंशन का रेशियो निकालना है और उसको 10 टाइम्स करके बताना है। तो टेंशन एट लोअर पॉइंट के मिड पॉइंट पे, अब देखिए इसके मिड पॉइंट पर अगर देखें तो इसका FBD अगर आप बनाएंगे तो ये आ रहा है 1.9 kg, इसके ऊपर 0.5 मीटर की ये लेंथ है, यानी ये 0.1 kg का ये हो गया, और ये पूरा ऊपर जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इस पूरे के ऊपर mg नीचे भी लग रहा होगा। तो टेंशन आप जानते हैं, टेंशन जो निकल के आएगा mg+a निकल के आ जाएगा, m टाइम्स ऑफ g+a। m जो है m निकल के आ रहा है 2 kg इंटू 9.8 प्लस 0.2 यानी 10, तो ये आया 20 न्यूटन्स के बराबर। टेंशन एट अपर पॉइंट, अपर पॉइंट का मास तो कुछ दे ही नहीं रखा है, 2.9 kg ये हो गया, ये पूरा 0.2 kg हो गया, और ये 1.9 kg हो गया, तो ये हो जाएगा 3 + 2, टोटल हो गया 5 kg। 5 kg ऊपर जा रहा है 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m इंटू g+a, ये हो जाएगा 5 kg इंटू g+a दैट इज 10, तो हो जाएगा 50 न्यूटन्स। हमसे पूछा गया है टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ लोअर पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ अपर वायर, तो लोअर वाला अपॉन अपर वाला, तो 20/50 दैट इज 0.4, लेकिन हमसे 0.4 की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करने को भी बोला गया है, तो आंसर इज 4। सो करेक्ट आंसर विल बी 4। थैंक यू।